लिख लो भैया नया चैप्टर की हेडिंग, नाम वेव ऑप्टिक्स। अरे थैंक यू तनिष्का मैडम। चलो इधर देखो यार, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट जब हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये डिस्कशन किया था कि अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट का हमारा नेचर कैसा है। क्या लाइट हमारे पास पार्टिकल नेचर की है या फिर वेव नेचर की है। वेव नेचर की। तो हमने डिस्कस किया था कि यार लाइट हमारा डुअल नेचर रखती है। डुअल नेचर का मतलब है कि लाइट एज अ वेव भी एक्ट करती है और लाइट एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या था, रे ऑप्टिक्स में हमने जितने भी फिनोमिनन पढ़े वो सारे फिनोमिनन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पिछले चैप्टर में हमने यही सब तो पढ़ा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो याद रखो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ये दोनों नेचर अपना इक्विवेलेंट इजीली समझा पाता है। लेकिन कुछ फिनोमिनन ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर ही वैलिड हो पाता है, वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर पाता है, पार्टिकल नेचर बिल्कुल फेल हो जाता है। सिमिलरली कुछ फिनोमिनन ऐसे भी हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेचर सेटिस्फाई हो पाएगा, हमारा पार्टिकल नेचर सेटिस्फाई हो पाएगा, वेव नेचर वहां पे बिल्कुल फेल हो गया था। यस तो सर। इसलिए हमें पता चला कि भैया लाइट है ना, ये आज भी डिबेट है, आज भी कोई इस पे फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पाया है कि भैया, यस। इसलिए डिबेट को खत्म करने के साथ साथ हमने कह दिया भैया लाइट का डुअल नेचर है। तो यस वो सर। कौन से फिनोमिनन है जो सिर्फ वेव एक्सप्लेन कर पा रहा है और वो कौन से फिनोमिनन है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पा रहा है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस वेव ऑप्टिक्स में हम वो फिनोमिनन डिस्कस करेंगे जहां पे लाइट का सिर्फ वेव ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो कौन कौन से फिनोमिनन डिस्कस करेंगे भैया, लिखते चलो। एक फिनोमिनन आएगा इंटरफेरेंस। भाई इंटरफेरेंस वेव का ही हो सकता है, पार्टिकल का नहीं होता इंटरफेरेंस। दूसरा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी वेव का ही होता है। और तीसरा भैया पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी वेव का ही होता है, पार्टिकल का नहीं होता। तो ये तीन फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ वेव नेचर सेटिस्फाई कर पाएगा। और इस पूरे चैप्टर में हमें ये तीन फिनोमिनन पढ़ने हैं, छोटा यस। चैप्टर है, ये तीनों फिनोमिनन पढ़ने हैं। यस सर। उसके बाद आ जाओ यार पार्टिकल नेचर पे। पार्टिकल नेचर जो ये वैलिड किया ना वो आइंस्टीन ने किया। और आइंस्टीन ने कौन से फिनोमिनन की तरह, फिनोमिनन की वजह से एक्सप्लेन कर पाया वो, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे फोटो बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अकेला ऐसा फिनोमिनन है जहां पे हमारा वेव नेचर फेल हो जाता है और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाता है। तो हमें इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर अभी नहीं पढ़ना, पार्टिकल नेचर वेव ऑप्टिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस तो आ सर। जाओ अब हम शुरुआत करेंगे अपने वेव नेचर से। तो यार अब सबसे पहले, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड है, 11th का लास्ट चैप्टर वेव्स था, तो किस किसने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भैया हाँ हमसे पूछ लो हमें आता है, कोई है ऐसा? ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आज मैं आपको वेव का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो भैया इसको पहले नोट डाउन कर डालो, फिर चलते हैं आगे। मुस्कान आपको आता है, अच्छी सर बात। डन। सर डन। डन। डन, चलो बढ़िया। नो सर। हाँ कोई नहीं, आराम से करो, टेंशन नहीं है, छोटा चैप्टर है, हम इसमें लोड भी नहीं लेना। और लेकिन याद रखना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सर आपने थर्ड में क्या लिखा है? पोलराइजेशन, यस सर। पोलराइजेशन। चलो मतलब बढ़िया है, अच्छे तरीके से आता है तो आप इजीली बता सकते हो प्रतिभा एंड तनिष्का। चलो भाई आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यार सबसे पहले अगर मैं एक वेव की बात करूं तो हमारे वेव से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। भैया एक टर्म होता है एम्पलीट्यूड, यस। एक टर्म होता है फिर हमारे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लेंथ। वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। फिफ्थ टर्म हो गया वेव वेलोसिटी, इंटेंसिटी, और सेवंथ और एट्थ टर्म अब जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज फेज, फेज डिफरेंस यस एंड सर। पाथ डिफरेंस।
तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब एक एक करके आपको इन सब के बारे में बता रहा हूँ। इससे Yes, पहले क्या sir. करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। इसको लिखना Yes, नहीं लिखना आपकी मर्जी है, मत लिखो, आ जाओ yes, कॉन्सेप्ट को समझो। यार अगर आपको याद हो, हमने ना जब रे ऑप्टिक्स की पहली क्लास करी थी तो मैंने आपको बताया था कि सपोज ये कोई एक सरफेस है, इस पे हमारी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। लाइट को अब वेव की तरह ही कंसीडर करना है, पार्टिकल को भूल जाओ, वेव की तरह कंसीडर करना है। तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भैया हमें पता है तीन फिनोमिनन हो सकते हैं, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्रैक्ट करता है। तो ये फिर से रिकॉल करना जरूरी है, क्योंकि अब ये इस चैप्टर में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, और ऊपर वाला मीडियम सपोज अज्यूम कर लो एयर है। yes, तो इस sir. इंसिडेंट रे की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, दैट इज Yes, वी। sir. कोई V. ना कोई वेवलेंथ होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। तो आप मेरे को सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे के लिए बताओ, रिफ्लेक्टेड रे के लिए कौन कौन से टर्म सेम रहेंगे, कौन कौन से टर्म चेंज हो जाएंगे, और अगर चेंज हो रहे हैं तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। चलो आओ डिस्कस करो। भाई कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, नहीं तो चीजें मिस हो जाती हैं। चलो आओ डिस्कस करते हैं। यार सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट रे टकरा के वापस सेम मीडियम में चली गई है। अगर लाइट रे टकरा के सेम मीडियम में चली गई है तो इधर भी मीडियम कौन सा है मेरा? एयर है। एक एक टर्म को डिस्कस करो। भैया वेव की वेलोसिटी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे? मीडियम पे। मीडियम। इधर मीडियम यस एयर था, सर। इधर भी मीडियम एयर है। तो भैया मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो इधर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कांस्टेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी हमारा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सोर्स पे। पोस्ट। मतलब जो लाइट है वो प्रोड्यूस किसने करी है। तो एक बात बताओ यार, अंशिका आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज। हाँ, तो यार मैं कह रहा हूं इधर मेरे पास एक बल्ब है जिससे लाइट रे निकली है, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट ही तो हुई है, सोर्स तो अभी भी सेम का सेम ही है, सोर्स थोड़ी चेंज हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम कांस्टेंट। रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल, डन, बढ़िया। अब किसकी बात आई? अब आई भाई बात वेवलेंथ की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो भैया, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, लैम्डा। या फिर अगर ये कहो वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा बाय टाइम पीरियड। पीरियड। तो यार वेलोसिटी चेंज नहीं हुई कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई कांस्टेंट, तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ा होगा? कांस्टेंट कांस्टेंट। आएगी, बहुत बढ़िया। बच्चे लास्ट चीज इंटेंसिटी का। भैया लाइट रे आ रही है कुछ एनर्जी लेके, अब ये लाइट रे कुछ एनर्जी लेके आ रही थी, लेकिन इस एनर्जी को मैंने तीन चीजों में यूटिलाइज किया। मैंने कहा भैया थोड़ी सी एनर्जी रिफ्लेक्शन को देंगे, थोड़ी सी एनर्जी रिफ्रैक्शन को देंगे, और थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन को देंगे। तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो डिवाइड हुई है, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा? इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई डिक्रीज। होगी। चलो एक एक करके सब लोग चेक कर लो, और पहले रिफ्लेक्शन का नोट डाउन कर लो, कहीं पे डाउट है पूछ लो। यस सर। डन। हरमन आप मेरे को आज पहली बार ही दिख रहे हो क्लास में, आप चेक करो। मुस्कान, यस सर। डन। कौसर इतने क्लासेस में कहाँ गायब थे? लास्ट क्लास में नहीं थे? जिज्ञासा कोई बात नहीं, वैसे तो कुछ खास मिस नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा फिर भी ध्यान दिया करो। Sir, done. डन। Yes, अब आ sir. जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन का मतलब यार क्या है? मीडियम चेंज हुआ है। नीचे मीडियम कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, जैसे सपोज नीचे मैंने वाटर ले लिया। यार मीडियम चेंज हुआ है, और वेलोसिटी तो मीडियम पे डिपेंड करती है। मेरा वाटर एयर से डेंसर है या रेयर है? डेंस है। तो अगर डेंसर है तो भैया स्पीड पे क्या फर्क पड़ा होगा? स्पीड रिड्यूस हो गई होगी। स्पीड रिड्यूस तो हो गई है, लेकिन अब स्पीड हुई कितनी होगी? तो मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाई वी। मेरे को वी कैलकुलेट करना है, तो सी बाई न्यू। तो याद रखना भैया वेलोसिटी डिक्रीज हो गई होगी, और कितनी हो जाएगी ये वेलोसिटी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, जैसे वाटर वगैरह का।
वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। बात आई फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी क्योंकि भैया लाइट तो अभी भी बल्ब ने ही प्रोड्यूस करी है, सोर्स तो सेम है। अब आप सोचो भैया वेलोसिटी डिक्रीज हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ा होगा? वेवलेंथ डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि वेवलेंथ को डिक्रीज करने के लिए वेवलेंथ ही तो रिस्पॉन्सिबल होगी। आई Yes, रिपीट, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी ने बोला मैं तो चेंज नहीं हो रही भैया, तो मतलब वेवलेंथ ने चेंज किया होगा अपने आप को, इसलिए वेलोसिटी रिड्यूस हुई होगी। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी आपको पता है कि रिड्यूस हो गई होगी, क्योंकि ये एनर्जी तीन चीजों में यूटिलाइज हुई है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं ये वेवलेंथ कितनी आएगी, तो याद रखो वेवलेंथ का भी फॉर्मूला सेम चलेगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पूरे को नोट डाउन कर लो, चेक करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर इसी के बेसिस पे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, पहले आप उस क्वेश्चंस में अपनी ग्रिप बना लो। yes, sir. चलो बढ़िया, डन सर। डन, वेरी गुड कृतिका। चलो तो लेट्स प्रोसीड। यस सर। भैया क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सीधा साधा भोला भाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइट रे है और लाइट रे की वेवलेंथ गिवन है वैक्यूम या एयर के अंदर। ये वेवलेंथ हमें गिवन है 600 नैनोमीटर्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइट रे है ये हमारी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। क्वेश्चन रिपीट, कि हमें एक लाइट रे गिवन है जिसका भैया वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर्स। लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? भैया हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे इन ग्लास, पहला पार्ट, velocity of light ray in glass. Second part, wavelength of the light ray in glass. And third part, भैया हमें कैलकुलेट करके देनी है फ्रीक्वेंसी। चलो ये तीन चीजें कैलकुलेट करो, और जैसे कैलकुलेट हो जाए आंसर बताओ। Yes, sir. डन। एक मिनट देना प्लीज। यार क्या बात है, किसी ने भी आंसर अभी तक सेंड नहीं किया है। चलो आओ पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, चेक कर लो। यार सबसे पहले मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है इन ग्लास। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, c बाय न्यू। अब ये मत बोलना कि c की वैल्यू नहीं पता थी। भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज तो। डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, सही आ रहे हैं सबके आंसर, हाँ अब दे रहे हो सब फटाफट आंसर, डन। डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
तो वेलोसिटी आ गई 2 × 10⁸ भैया सिंपल, फर्स्ट पार्ट ओवर। क्या बात है, वेरी गुड ऋत्विक, आरती डन, बढ़िया, तनिष्का, तनिषा, जिज्ञासा, सबके आंसर सही, कृतिका डन। भाई अब सिमिलरली मेरे को निकालना है वेवलेंथ इन ग्लास। तो अभी अभी तो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा आपको कि भैया वेवलेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या चलेगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इधर भी फिर से वही कर दो। वेवलेंथ इन वैक्यूम कितना है भैया, 600 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 600 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 नैनोमीटर्स। तो देख लो वेवलेंथ डिक्रीज हुई है 400 नैनोमीटर्स। गुड आकाश, बढ़िया। पहले चेक कर लो किसी को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डाउट तो नहीं है, फिर थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूं। यस सर। चलो Yes, sir. डन। तो थर्ड पार्ट के लिए भैया हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। यार फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चलेगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। भैया अगर आप वेलोसिटी मीडियम की ले रहे हो तो फिर वेवलेंथ भी मीडियम की लो, अगर आप वेलोसिटी वैक्यूम में ले रहे हो तो फिर वेवलेंथ भी वैक्यूम वाली लो। तो जो आपका मन करे आप वो लो, मैं वैक्यूम वाली वैल्यू ले रहा हूं, उसमें मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है कैलकुलेट करना। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ वाज 600 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स को कन्वर्ट करो मीटर्स में तो 10⁻⁻9 मीटर्स। भैया सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 10⁸ ऊपर की तरफ, और नीचे आ जाएगा 10⁻⁻7। इसको भी ऊपर ले गए तो भैया फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.5 इंटू 10⁻15। सब लोग चेक करो ये क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन, Yes, sir. Yes, बढ़िया, sir. कंप्लीट यस करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Sir, previous slide दिखाना। हाँ ये लो प्रीवियस स्लाइड। सर -15 ही होगा। -15 नहीं होगा, चेक करो फिर से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी 3 × 10⁸, लैम्डा होगा 600 × 10⁻⁻9। इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 3 × 10⁸, 6 को एज इट इज छोड़ दो, दो जीरोस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁻7 होगा। 3 और 6 को काटा तो ये तो बन गया हाफ। अब ऊपर 10⁸ है, मैं 10⁻7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये +7 बन जाएगा। पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास यही तो आएगा +15, -15 क्यों आएगा। यस सर, यस सर। गुड, चलो। हाँ ऋत्विक आपने डेसिमल हटा के लिख दिया, वैल्यू सही है बिल्कुल, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। Yes, sir. Done. डन, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट की हमें थिकनेस गिवन है। ग्लास प्लेट की थिकनेस कितनी बोली हुई है, 1 mm बोली हुई है, और हमें इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है दैट इज 1.5। भैया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, लिखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट रे, find the time taken by the light ray to travel through the glass plate। कि यार इसको ग्लास प्लेट के थ्रू ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा। चलो आपने आप ट्राई करो, नहीं आएगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, लेट्स सी। Yes, sir. आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये जैसे मेरे पास फोन है, ये एक ग्लास प्लेट है, इसकी ये थिकनेस गिवन है, ये थिकनेस है 1 mm। लाइट रे इधर से ट्रैवल कर रही है और इधर निकल रही है, तो जो लाइट रे है वो थिकनेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है, ये चीज याद रखना, लाइट रे थिकनेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है। इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करना है।
ऋत्विक बिल्कुल सही आ रहा है यार, वेरी गुड। सॉरी, ऋत्विका है। ओके, जिज्ञासा। जिज्ञासा, आपने किसी एक चीज को शायद से कन्वर्ट नहीं किया है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू सही आ रही है, पावर्स थोड़ा सा गड़बड़ है। डन आकाश, डन। चलो भैया, तो काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, सॉल्व करना बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालोगे इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी ग्लास में कैसे निकलेगी भैया? सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे को वेलोसिटी मिल गई है। ये थिकनेस, अच्छा ऋतिका, हाँ, ये जो थिकनेस है यार, ये थिकनेस हमारी बेसिकली डिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। और ये थिकनेस डिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। यस सर। हमें टाइम निकालना है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यही थिकनेस हमारी डिस्प्लेसमेंट बनेगी। तो 1 mm का मतलब कितना होता है? 1 × 10⁻³ मीटर्स। भैया ये चीज याद रख लेना, अगर नहीं किसी को याद थी तो। mm को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो 1 × 10⁻³ मीटर्स। बच्चा नीचे क्या? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होगी ग्लास की। तो ग्लास की वेलोसिटी कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इसको सॉल्व करना है यार। 1/2 होगा 0.5, 0.5 -8 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻11 बन -11। जाएगा। हमने टाइम फाइंड किया है, तो ये सेकेंड्स में आएगा। अब चाहे किसी ने 5 × 10⁻⁻12 लिखा, वो सब लिखा, बिल्कुल सही चल रहा है। यस सर। चलो डन भैया, यहां तक आई होप सबका कंप्लीट हो गया है। कोई ऐसा जिसके लिए रुकना चाहिए? No, sir. चलो No, डन। sir. तो आ जाओ भैया, अब अपने पार्ट पे आते हैं। अब यहां से एक तरीके का वेव वाली चीजें शुरू हो रही है। देखो अब क्या है यार, अगर आपको याद हो, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट 11th के लास्ट चैप्टर का एसएचएम का, यार एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम? Acceleration is directly proportional to displacement in opposite direction. वो तो एसएचएम की कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, ये बताओ चलो। अब तो अब इधर समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यार अगर हम वेव की बात कर रहे हैं, लाइट एक वेव है। वेव प्रोड्यूस कब होती है? वेव तो तभी प्रोड्यूस होगी ना जब कोई चीज हमारा क्या कर रहा होगा, जब कोई भी चीज हमारी ऑसिलेट या एसएचएम कर रही होगी। अब हमने क्या किया है 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में, हमने ये प्रूफ करके दिखाया है कि हम हर एक ऑसिलेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भैया शायद से चीजें थोड़ी सी भारी लगे, क्योंकि 11th का लास्ट चैप्टर तो मोस्टली याद ना रहा हो, फिर भी चीजें मैं रिपीट कर देता हूं। Yes, मैंने कहा sir. जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को मैं वाइब्रेट करा दूं, ऑसिलेट करा दूं, तो ये एक वेव प्रोड्यूस करेगा। Yes, हमें sir. वेव की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें ऑसिलेशन तो कंसीडर करना ही करना है। लेकिन अब भैया ये ऑसिलेशन जो है, हम उस हर एक ऑसिलेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज समझो, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड है। ये मैंने एक सर्कल लिया भैया, मैंने इसके 2 डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, और ये हो गया इसका वर्टिकल डायमीटर। यार अब ध्यान देना, कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज पूछ लेना। ये Yes, सिमिलरली x0 x'। यार मैंने कहा कोई एक पार्टिकल है जो x से स्टार्ट कर रहा है, ये x से स्टार्ट कर रहा है, और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है किसी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये ऐसे सर्कल में चक्कर काट रहा है एंगुलर वेलोसिटी Yes ओमेगा sir. से। तो थोड़ी देर बाद ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एट टाइम t = 0। तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा पॉइंट P1 पे।
फिर और थोड़ी देर बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, फिर और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंचा होगा, फिर थोड़ी और देर बाद ये यहाँ पहुंचा होगा। Yes, इस sir. तरीके से इसका ये मोशन चलता रहेगा। Yes, sir. तो यार जब हम पार्टिकल का मोशन देखें तो पार्टिकल का जो मोशन है वो एसएचएम नहीं कर रहा है। आई रिपीट, ये मेरे पार्टिकल का जो मोशन है, सर्कुलर मोशन, ये एसएचएम नहीं कर रहा है। क्योंकि सर्कुलर मोशन या मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। क्या ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है? ये तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हमें क्या करना है? पार्टिकल का मूवमेंट नहीं देखना। किसका मूवमेंट देखना है? पार्टिकल की शैडो को देखना है, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो मैं पहले पार्टिकल की जो शैडो बनेगी मैं उसको एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं। तो मेरे को बताओ, जब पार्टिकल मेरा एक्स पे था तो इसकी शैडो भी यहीं बनेगी। जब पार्टिकल P1 पे था तो इसकी शैडो कहीं ना कहीं यहां बनेगी, X1 पे। Sir. जब पार्टिकल P2 पे पहुंचा होगा तो यहाँ कहीं आ जाएगी, X2 Yes, पे। sir. मेरे को बताओ, जब पार्टिकल P3 पे था तो फिर इसकी शैडो कहाँ बनेगी? X3 पे O पे। O O पे। जब पार्टिकल 4 पे पहुंच गया है तो यहाँ पे पोजीशन X4। X4. तो अगर आप देखो, शैडो इस X वाले पॉइंट से ट्रैवल करती करती कहां जा रही है? O तक। और फिर O से ट्रैवल करती करती कहां तक जा रही है? X डैश तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जब पार्टिकल X डैश से थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, ये वाले थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, तो वापस से इसकी शैडो क्या करेगी? वापस से इसकी शैडो हमारी X डैश से कहां जाएगी? O तक जाएगी। फिर जैसे जैसे पार्टिकल मेरा यहाँ पे जाता जाएगा, P9 P10 P11, तो इसकी जो शैडो होगी फिर वो कहां जाएगी? O से लेके X तक जाएगी। आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। Yes, sir. yes sir. तो अगर आप देखो यार, हमारी जो शैडो है पार्टिकल की वो क्या कर रही है? वो पॉइंट ओ के अबाउट इधर उधर टू एंड फ्रो घूम रही है। पॉइंट ओ Yes. के अबाउट, कि पहले यहां गई, फिर यहां गई, फिर वापस पीछे आई, फिर और पीछे चली गई। तो पार्टिकल की शैडो एक ऑसिलेटरी मोशन हो गई। तो इसलिए हम हर ऑसिलेशन को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? हम हर एक ऑसिलेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करेंगे। Yes, sir. सिमिलरली अगर यही प्रोजेक्शन मैं वाई एक्सिस पे लेता तो फिर टू एंड फ्रो मोशन कैसा होता? फिर टू एंड फ्रो मोशन अप एंड डाउन होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इसी चीज की इक्वेशन निकालनी है हमें। इक्वेशन भी निकालनी है और इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट भी करना है। Sir, done. डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर। सर मुस्कान, हो गया है? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इक्वेशन a sin kx माइनस डब्ल्यू होती है। बिल्कुल वही, सही जा रहे हो, वेरी गुड। सर याद आ रही थी पर गलत हो हाँ, गया। बढ़िया। डाउट। यस। मतलब पढ़ा तो सब कुछ है, बढ़िया है। चलो अब इक्वेशन बताता हूँ कैसे निकली है इसकी इक्वेशन, क्योंकि हर जगह ये अप्लाई भी करनी है अब। यार मैंने फिर से वही वाला कहा कि पार्टिकल को स्टार्ट कराओ यहां से, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया पॉइंट P1 पे। तो पार्टिकल जब पॉइंट P1 पे पहुंचा तो इसने x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना दिया होगा, थीटा। और पार्टिकल कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था? ओमेगा से घूम रहा था। भैया ओमेगा का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, थीटा बाय टी होता है। तो मेरे को बताओ, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा बाय 3। वेरी गुड। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यार प्लीज आप प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लो, क्योंकि जनरली हम ज्यादा प्रेफर वाई एक्सिस पे लेना करते हैं। तो इसकी प्रोजेक्शन मैं वाई एक्सिस पे लूंगा। जब मैंने इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ली तो मैंने देखा कि यार जो मेरे पार्टिकल की शैडो है ना, वो पॉइंट ओ से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है। और ये डिस्प्लेसमेंट को आप नाम दे दो y1। मेरे को बताओ, हाउ यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y1? यार मेरे को ऐसा लगा ये चीज आपको समझ में नहीं आई, मैंने क्या बोला। कर दो। रिपीट करना है ना? सर 90 Done. माइनस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। नहीं ऋतिका, थोड़ा सा सही चले, थोड़ा सा गलत चले। इधर सबसे पहले तो एक चीज देखो, मैंने कहा सर्कल है मेरा, पार्टिकल यहां से स्टार्ट करते करते यहां पे पहुंच गया। तो एक्स एक्सिस से इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया। Yes,
एक्सिस से एंगल क्यों बनाया? क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था। तो मैंने कहा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा इंटू टी। पहले यहां तक चेक करके बताओ तनिष्का, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पार्टिकल की शैडो जहां मर्जी ले लो, एक्स पे ले लो या वाई पे ले लो, आप मेरे को बताओ आपका कहां लेने का मन है, मैं वहीं लेता हूं। सर मेजोरिटी जनता एक्स कह रही है, मैं मेजोरिटी जनता के लिए पहले कैलकुलेट कर देता हूं। तो यार मैंने इसकी शैडो क्या कर दी, इसकी शैडो ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पे। तो अगर इसकी शैडो एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर दी ना, तो अब एक चीज पे ध्यान दो, ऑसिलेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जहां पे एक्स कहां से डिस्प्लेसमेंट होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मेरे को बताओ इसमें पूरे डायग्राम में मेन पोजीशन कौन सी है भैया? किसके अबाउट सारी चीजें रोटेट कर रही हैं, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं? ओ के अबाउट। तो मैं जो भी डिस्टेंस लूंगा वो ओ से लूंगा। तो भैया मैंने चेक किया ओ से कितना डिस्टेंस आ रहा है इसकी शैडो का, ओ से डिस्टेंस ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रहा है एक्स। तो मेरे को ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले चेक करो यहां तक क्लियर है? यस Done. ये वाला हाइपोटेन्यूज बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये तो रेडियस है। तो मेरे को बताओ आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिससे मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल जाए? साइन आपको बेस निकालना है, बेस। ये cos थीटा, कॉस, वेरी गुड। तो मैं यूज करूंगा कॉस थीटा क्योंकि मेरे को बेस निकालना है। यार एक बार सब मेरे को बता दो प्लीज, सबको समझ में आ रहा है या कुछ रिपीट करना है? सर सर आ रहे आ रहा है, वेरी गुड। तो कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू एक्स है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आर है। तो क्या मैं एक्स की जगह लिख सकता हूं आर कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखना है हमें? आर ओमेगा ओमेगा टी। बस हो गई इक्वेशन, और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे? तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एसएचएम की। अब एक बिग दिक्कत है इसमें यार, रेडी मतलब हम तो ऑसिलेशन को सर्कुलर मोशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस लेकिन सर ऑसिलेशन का मतलब तो टू एंड फ्रो होता है। तो आप मेरे को बताओ मीन पोजीशन से लेकर, ये मीन पोजीशन है, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? radius मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड। तो इधर यार आप चेक करो, ये मेरी मेन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो इधर बेसिकली रेडियस मेरा एम्पलीट्यूड बन रहा है। तो इसलिए मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? रेडियस को एम्पलीट्यूड से इंडिकेट कर दो, तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। लेकिन ये cos कब आया? ये cos तब आया जब आपने प्रोजेक्शन किसके अलोंग लिया है? x एक्सिस के अलोंग लिया है। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग लूंगा तो आपकी सेम इक्वेशन आएगी, लेकिन बस cos की जगह क्या बन जाएगा? a sin ओमेगा टी। बस ये डिफरेंस है। यस सर तो बाय डिफॉल्ट, मतलब मैंने क्या बोला, बाय कन्वेंशन हम ज्यादातर प्रोजेक्शन किस पे लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं ना। तो मैं ज्यादातर यही इक्वेशन फॉलो करूंगा बस। मैं कॉस थीटा वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर यूज साइन वाली ही करूंगा, और अपना पूरा कैलकुलेशन साइन वाली को लेके ही सॉल्व करूंगा। यस सर चलो नोट डाउन कर लो भैया, जिसको नोट डाउन करना है। अभी Sir, थोड़ा सी done. चीजें बची हैं, खत्म नहीं हुआ है। सर इससे previous slide कर दो इससे प्रीवियस स्लाइड, ये वाली done सर डन। चलो सर डन ठीक है, बाकियों से भी पूछ लेते हैं। आयुषी, आकाश, डन। पल्लवी आपका भी हो गया है? शैलजा, साक्षी, चलो बढ़िया, गुड पल्लवी। अब यार देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता चल गया कि जो ये पार्टिकल का मतलब प्रोजेक्शन है ना, वो कॉस या साइन का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। भैया भावनाओं को समझना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, और मैंने कहा मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो यार ये होता है साइन का ग्राफ। यस सर अब ये ग्राफ को समझो, ये ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा? क्यों? मेरे को बताओ, मैंने पार्टिकल की स्टार्टिंग कहां से कराई? मैंने पार्टिकल की स्टार्टिंग यहां से कराई। तो जब मैंने पार्टिकल की स्टार्टिंग यहां से कराई, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा?
भैया पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये तो एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो आ गया, ये एक्स Yes, एक्सिस ही तो है। yes, तो sir. यार इसलिए ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रही है, 0 Oh, डिग्री। 0. अब मेरा पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे मेरे को बताओ जब पार्टिकल पॉइंट P1 पे पहुंच गया तो उसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल कवर कर लिया होगा, 90। तो ये इसकी पीक वैल्यू है। इस पीक वैल्यू पे याद रखना कितना एंगल कवर करेगा, 90। लेकिन अब हम है ना डिग्रीज में बात नहीं करेंगे, बिकॉज डिग्रीज एसआई यूनिट नहीं होता, एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियंस। तो 90 को क्या लिखूंगा रेडियंस में मैं, π/2। फिर मेरे को बताओ जब पार्टिकल पॉइंट P2 पे पहुंच गया तो उसने कितना एंगल कवर कर लिया है एक्स एक्सिस के साथ, 180 ये वाला पॉइंट मेरा 180 डिग्री कहलाएगा, और 180 डिग्री का मतलब पाई। 5. फिर जब मेरा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया P3 पे, कितना एंगल कवर कर लिया, 270 तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम पे चले गया, और ये एंगल 270 का मतलब 3π/2। बहुत बढ़िया। फिर ये वापस पॉइंट P पे आ गया, वापस पॉइंट P पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री मतलब 2π। 360 degree. तो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूं, ऊपर वाला सर्कल बनेगा पॉजिटिव साइकिल, ऊपर वाला सर्कल पॉजिटिव साइकिल, तो ये हो गया पॉजिटिव साइकिल, नीचे वाला एक नेगेटिव साइकिल। तो एक पॉजिटिव साइकिल एंड एक नेगेटिव साइकिल, ये हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये कंप्लीट क्या बनाएगा, वन रेवोल्यूशन। और वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। Yes, yes, sir. चलो डन, Yes, यहां sir. तक भी कंप्लीट करूं। Yes, sir. रिपीट कर दो शिवानी कौन सा स्टेप रिपीट करना है बताओ, शुरू से. शुरू से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है शिवानी मैडम। शिवानी मैडम हमारा पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, स्टार्ट कहां से कर रहा है, पॉइंट P से कर रहा है। तो जब पार्टिकल पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है मतलब वो यहाँ पे है, और ये मेरा ब्लैक पेन एक्स एक्सिस है। तो मेरे को बताओ मेरा पार्टिकल अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख दो भैया मेरा पार्टिकल 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो मेरे ग्राफ में जो वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 डिग्री से। अब पार्टिकल पॉइंट P1 पे पहुंच गया, जब पार्टिकल पॉइंट P1 पे पहुंच गया तो मेरे को बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया उसने, 90 degree. तो 90 डिग्री मतलब हमारा पार्टिकल घूमा और कहां पहुंचा, 90 डिग्री पे पहुंचा। 90 डिग्री की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, हमेशा 90 को डिग्रीज में नहीं लिखूंगा, हमेशा रेडियंस में लिखूंगा, मतलब इसको मैं हमेशा π/2 लिखूंगा। ये पोजीशन हो गई पॉइंट P1 की। अब पार्टिकल पॉइंट P2 पे पहुंच गया, तो P2 पे पहुंचा तो इसने कितना एंगल बना लिया, 180. तो इसको घुमा के वापस 180 पे ले आओ, कि भैया हमारा पार्टिकल 180 डिग्री पे आ गया है। 180 डिग्री का मतलब पाए। अब जब पार्टिकल पॉइंट P3 पे पहुंच गया तो कितना एंगल कवर किया, 270, और वो नेगेटिव उस पे चले गया है, नेगेटिव वाले पे। तो यहां से ग्राफ जाएगा नेगेटिव पे, और यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 270, और 270 का मतलब होता है 3π/2। फिर पार्टिकल वापस P पे आ गया, जब पार्टिकल वापस P पे आ गया तो मतलब इसने पूरा एक एंगल 360 बना लिया। Degree. 360 डिग्री का मतलब कितना एंगल, कितना रेडियंस, 2π। तो मतलब हमारा जो ये सर्कुलर मोशन है इसको हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आ रहा है पॉजिटिव साइकिल, ये आ रही है नेगेटिव साइकिल। तो एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल टोटल क्या बना रही है, ये टोटल एक रेवोल्यूशन बना रही है, कि मेरे पार्टिकल ने एक पूरे सर्कल का चक्कर काट लिया है। और वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। शिवानी अब आपको क्लियर है, Yes, sir. डन। यार मैं आपको ये बोल रहा हूँ, किसी का अगर डाउट पूछना है तो माइक ऑन करो, अदरवाइज म्यूट पे रखो। किसी किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, कृतिका आपके भी आ रहा है। Sir, done. डन, चलो शिवानी आपका भी हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, done. सर इसे वेवलेंथ नहीं बोलते बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज, बिल्कुल प्रतिभा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो एक ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तो मैंने इस वाली लेंथ की बात ही नहीं करी, अभी आपको वो भी समझा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे।
यार अभी तक हम जो भी सिचुएशंस कंसीडर कर रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं सारे सिचुएशंस में पार्टिकल को कहां से स्टार्ट करा रहा था? मैं सारे सिचुएशंस में पार्टिकल को पॉइंट पी से स्टार्ट करा रहा था। और पॉइंट पी का मतलब मैं एंगल कितना कह रहा था? 0 डिग्री। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल हमेशा पॉइंट पी से स्टार्ट करे। क्या पता पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे, क्या Yes. पता पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे, Yes, पी sir. वन से या P2 से। तो अगर पार्टिकल सपोज P1 से स्टार्ट कर रहा है, समझो भावनाओं को, अगर पार्टिकल P1 से स्टार्ट कर रहा है तो मतलब इसने पहले से ही कोई ना कोई एंगल कवर कर रखा था, उसके बाद ये एंगल बनाना शुरू कर रहा है। ये पहले से ही कुछ ना कुछ एंगल बना के बैठा हुआ था। तो जो ये पहले से ही एंगल बना के बैठा हुआ है, इसको हम इंडिकेट करेंगे फाई से। और फाई को हम क्या है? फाई है इनिशियल एंगल। और इस इनिशियल एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल का दूसरा नाम होता है फेस। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. डन। तो मैं बोल रहा था पार्टिकल पहले से ही पॉइंट P1 से स्टार्ट कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट P2 पे पहुंचा। यहां पे लिख देता हूं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ताकि आपको क्लियर हो जाइए। Yes, sir. और इसने ये एंगल बनाया थीटा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी भैया? याद रखो, अब इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ एंगल इसने पहले से ही कवर करके रखा था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? +5 लिखूंगा। Plus आई 5. होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। Yes, sir. डन। लेकिन सपोज पार्टिकल ने पॉइंट P2 से स्टार्ट किया, तो पॉइंट P2 से स्टार्ट किया तो मतलब ये वाला एंगल इसने पहले से ही कवर करके रखा हुआ है, लेकिन Yes. ये वाला एंगल बिलो दी एक्सिस आ रहा है या अबव दी एक्सिस आ रहा है? Below the axis. बिलो दी एक्सिस। तो इसमें आप क्या लिखोगे? a साइन ओमेगा टी -5। तो इसलिए हम मैं क्या कहूंगा, जनरल इक्वेशन में हमेशा ये लिखूंगा a साइन ओमेगा टी +-5। +-5 का मतलब कि क्या पता हमारा पार्टिकल भैया इस पॉइंट से P से स्टार्ट ना कर रहा हो, कहीं ना कहीं P1 P2 या कहीं ना कहीं P3 से स्टार्ट कर रहा हो। तो इसलिए अब हम जनरली कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम जनरली ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि भैया वो एंगल कितना है जिससे वो स्टार्ट कर रहा है। Yes, sir. डन। Sir, done. चलो सर आ एक जाओ। बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है बिल्कुल। यार देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर पार्टिकल हमेशा पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा था। 0 एंगल बना रहा था तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें हम अभी तक फाई लिख ही नहीं रहे थे, अभी तक हम सिर्फ ओमेगा टी लिख रहे थे। यहाँ पे भी ओमेगा टी लिखा, यहाँ पे भी सिर्फ ओमेगा टी लिखा। लेकिन अगर पार्टिकल पॉइंट P1 से स्टार्ट कर रहा है, अब P से स्टार्ट नहीं कर रहा, पॉइंट P1 से स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल अगर पॉइंट P1 से स्टार्ट कर रहा है तो वो पहले से ही कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना। क्या ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। यस तो मानवी वो पहले से ही कुछ ना कुछ एंगल बना के चल रहा है, तो इसलिए अब ओमेगा टी के साथ आपको एक फाई ऐड करना पड़ेगा। कि ये फाई का मतलब क्या है? कि भैया वो पहले से ही कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था, और ओमेगा टी का मतलब क्या है? कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाया है। अब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। डन। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो एंगल ऊपर से बनाना शुरू कर रहा हो। क्या पता उसने पॉइंट P3 से स्टार्ट किया हो। पॉइंट P3 का मतलब है कि भैया एक्सिस से नीचे है। अगर एंगल एक्सिस से नीचे होता है ना, तो फिर इसमें ये -5 लगता है। तो इसलिए इक्वेशन में यहाँ पे फिर मेरे को -5 लिखना पड़ेगा। तो वो Yes. क्वेश्चन में हर सिचुएशन में गिवन होगा कि +5 है या -5 है। तो मैं तो सिर्फ प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूं। क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, या तो प्लस या तो माइनस। Yes, sir. डन। Sir, done. चलो बढ़िया। सर 5 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ कुछ भी जो आपका मन करे। आपको तो एक वेरिएबल से इंडिकेट करना है, लेकिन याद रखना ये होना एंगल ही चाहिए, इनिशियल एंगल। Yes. अब तो चाहे आप जिस मर्जी वेरिएबल से डिनोट कर दो, वो तो आपकी मर्जी है। Done, sir. डन। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यार अब एक और चीज सोचो, मैं अभी तक क्या कर रहा हूं? मैं अभी तक सिंगल पार्टिकल ही लेके चल रहा हूं। भैया सिंगल पार्टिकल ही लेके चल रहा हूं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सर्कल में एक ही पार्टिकल घूम रहा हो। भैया दो पार्टिकल भी तो घूम सकते हैं। तो अगर दो पार्टिकल घूम रहे हैं, तो अब इस भावनाओं को समझो।
अब पार्टिकल एक नहीं है, याद रखना, अब पार्टिकल दो हैं। मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल P1 यहां से, मतलब एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर एक पार्टिकल P1 यहां से स्टार्ट कर रहा है तो मतलब ये पहले से कुछ ना कुछ एंगल बना के चल रहा है। इस एंगल को कितना लिख देता हूं मैं, φ1। φ1 क्या है, साइड में लिख लो, इनिशियल एंगल। किसके लिए है ये इनिशियल एंगल? फॉर पार्टिकल 1। सिमिलरली यार पार्टिकल 2 यहां से स्टार्ट कर रहा है तो पार्टिकल 2 भी तो कोई ना कोई एंगल बना रहा है। पार्टिकल 2 कितना एंगल बना रहा है भैया, लिख लो, पार्टिकल 2 एंगल बना रहा है φ2। प्लीज मेरे को पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं लग रहा? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देते हैं, चलो। ऐसा करो, आप इस तरीके से समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है यस सर। और दो लोग रेस लगा रहे हैं। यस ये सर। मेरा ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहां से उनको स्टार्ट करना था, कायदे से उनको यहां से स्टार्ट करना था। लेकिन एक पर्सन जो रेस लगा रहा है, ये मैं हूं, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, दूसरा पर्सन यहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट बी से। तो भैया ओ से मेरा स्टार्टिंग डिस्टेंस कुछ ना कुछ आ रहा है ना, यस इसको सर। x1 लिख दो। बी का स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या चल रहा है, x2। अब चेक करो पहले, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ओरिजिन्स को भूल जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कितना डिफरेंस कहोगे? x2 minus x1. वेरी गुड, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहोगे x2 माइनस x1। Yes, यार sir. ये मैंने लीनियर की बात कर दी, लीनियर। मैं कह रहा हूं यही सेम चीज एंगल में बात कर लो, कि एक पार्टिकल है सर्कल में, दो अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं। मेरा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्ट यहां से होना चाहिए था, लेकिन पार्टिकल ने, ए ने यहां से स्टार्ट किया, बी ने यहां से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लीनियर है। अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूं तो मैं लीनियर डिस्टेंस की बात करूंगा या एंगल की बात करूंगा? एंगल की। तो मैंने कहा कि पार्टिकल P1 पहले से कुछ ना कुछ एंगल बना के चल रहा है, और वो एंगल कितना बना रहा है, φ1। Five. वेरएस पार्टिकल 2 तो और आगे खड़ा है, तो पार्टिकल P2 कितना एंगल बना रहा है, Five. φ2। तो यहाँ पे लिख दो कि भैया ये तो इनिशियल एंगल बनाए हैं इन दोनों ने, इनिशियल एंगल फॉर पार्टिकल P2। तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5 2 minus 5 1. बस किस्सा खत्म। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है एंगल का, विच इज φ2 माइनस φ1, यार ये चीज हमारी कहलाती है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस, किस्सा खत्म। और ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. फेज डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. डन। Done, sir. डन। हफ। तो भैया आप बहुत सारी चीजें कर ली हैं। ओके, डन डन डन। एक लास्ट चीज और देता हूं, फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं चीजों को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे Yes, को भी 1 sir. मिनट का ब्रेक चाहिए। चलो। यस सर। अब यार किसी एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर, प्रतिभा ने पूछा था बेसिकली, नाम तो याद ही है मेरे को, कि सर ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो वेव बनी, तो ये वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? मतलब समझो भावनाओं को। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको क्या कहा, कि अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, वेव। Wave. तो भाई समझो ये मेरा पेन है, ये ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, टू टू टू। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो वेव बनना चालू हो गई। पेन यहां गया तो वेव ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल यहां गया तो वेव ने थोड़ा और डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल वापस एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो वेव ने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो एक ऑसिलेशन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, जो हमारी ये वेव ने लेंथ कवर करी है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, इस लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया, व्हाट इज वेवलेंथ? Wavelength. Yes, sir. तो याद रखना, एक रेवोल्यूशन या एक ऑसिलेशन के दौरान, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन या ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, वो कहलाएगा मेरा वन वेवलेंथ। 1 wavelength. अब मैं आपको एक चीज क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना, क्वेश्चन ही Yes, sir. कॉन्सेप्ट है।
सपोज ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, मैंने वेव 1 के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया, वेव 2 के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो मेरे को बताओ वेव 1 में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, ये बताओ। 1.5. वेरी गुड भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो गया 1, और एक पॉजिटिव और फंस गया, तो मतलब इसने टोटल कितने रेवोल्यूशंस किए हैं? 1.5. 1.5 रेवोल्यूशंस किए हैं। अगर इसने 1.5 रेवोल्यूशंस किए हैं तो क्या मैं इसको 1.5 लैम्डा लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. तो 1.5 लैम्डा क्या है? इसका पाथ ट्रैवल्ड है, कि भैया इसने कितनी दूरी कवर करी है, 1.5 लैम्डा। अब जरा नीचे वाले के लिए बताओ, इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं? 1. वेरी गुड। तो 1 रेवोल्यूशन, तो मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1 वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा इसका पाथ ट्रैवल्ड, पाथ ट्रैवल्ड इज 1 लैम्डा। तो One मेरे को lambda. बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है पाथ ट्रैवल्ड का? 0.5 का. वेरी गुड। तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? पाथ डिफरेंस हो गया हमारे पास 0.5 लैम्डा, मतलब P2 माइनस P1। Yes, sir. आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. अब एक बात बताओ यार, ये तो आपने लेंथ के टर्म्स में बात कर दी, लेकिन क्या यही सेम चीज मैं अगर एंगल में पूछूंगा कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो मेरे को बताना जरा इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, बताओ अपने आप। अरे यार इतना सोचना क्यों है, एक पॉजिटिव साइकिल ही तो एक्स्ट्रा आ रही है ना। Yes, sir. एक पॉजिटिव साइकिल में कितना एंगल कवर होता है, यहाँ पे बताया तो है। एक पॉजिटिव साइकिल में कितना एंगल कवर होता है? 180। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का आएगा? 180. प्रूफ कर देता हूं। ये 0, ये 180, ये 360, और ये हो जाएगा मेरे पास 360 प्लस 180 540। तो अगर Yes. मैं आपसे पूछता पहले वाले ने एंगल कितना कवर किया, आप कहोगे 540 डिग्री। 50 degree. दूसरे वाले ने एंगल कितना कवर किया? 360। तो 3 भैया degree. मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का मतलब होता है 5, 5. सॉरी पाई, 5 बोल रहा हूँ गलती से। Yes, sir. तो अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिल गई। रिलेशन, अब मैं आज यही हमारा लास्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो भैया एक ये फॉर्मूला याद रख लेना कि भैया अगर मेरे को एंगल का डिफरेंस पता है तो मैं पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं, और अगर मेरे को पाथ डिफरेंस पता है तो मैं एंगल का डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। फॉर्मूला है 2 पाई पी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई पी बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाइ। जैसे चेक करा देता हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस कितना आया था? 0.5 लैम्डा। Yes, sir. तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो 2 पाई, पाथ डिफरेंस कितना आया था? 0.5 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, तो मेरे को बताओ फेज डिफरेंस कितना आया? फेज डिफरेंस आया 0.5 इंटू 2, 1, मतलब पाई का। तो यहां पे Pi. मैंने क्या लिखा था? पाई तो लिखा था। Yes, sir. डन। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको वही करना है कि पाथ डिफरेंस की हेल्प से फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस की हेल्प से पाथ डिफरेंस निकालना है। Yes, sir. चलो Sir, done. डन। तो आ जाओ यहीं पे दे देता हूँ क्वेश्चन, जिसका कंप्लीट हो गया है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई पहले केस में मैं फेज डिफरेंस दे रहा हूँ 0 डिग्री का, दूसरे केस में मैं फेज डिफरेंस दे रहा हूँ 90 डिग्री का, और तीसरे केस में मैं फेज डिफरेंस दे रहा हूँ 180 डिग्री का। इसके करस्पॉन्डिंग बताओ पाथ डिफरेंस किसका, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। चलो
भैया आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजते जाओ। आंसर्स अगर नहीं आ रहे हैं तो ये भी बता देना, मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई करके दिखा दूंगा फिर, ताकि आप बाकी सॉल्व कर सको। क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर्स आ गए। अर्शी आपने क्या लिख के भेज दिया? अर्शी हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू एंगल्स में नहीं आ सकती, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आएगी, लैम्डा के टर्म्स में। तो जो जो आंसर लैम्डा के टर्म्स में नहीं दे रहे हो तो मतलब वो गलत है। तो मुस्कान आपका गलत है, गुड। ऋतु का आपका सही चल रहा है। तो चलो जैसे मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए 0 डिग्री है। 0 डिग्री मैंने आपको कितनी बार बोला, डिग्रीज में है, लेकिन डिग्रीज में नहीं रखना है, पाई के टर्म्स में ही रखना है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 2 पाई p/लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू भी कितनी आ रही है फर्स्ट पार्ट के लिए? 0, क्योंकि लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, 2 पाई से डिवाइड करोगे तो भी 0 बनेगा। सेकेंड केस 2 पाई p/लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई/2। पाई से पाई कटा तो p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू आएगी λ/4, लैम्डा इधर 2 से इधर, λ/4। और ये तो अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये आएगा λ/2। Yes, sir. ये तो अभी अभी कैलकुलेट ही किया है, जिससे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। जैसे ही सबका कंप्लीट हो जाए प्लीज बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। डन। चलो Sir, आकाश done. आपका भी हो गया है? No, sir. Yes, sir. ठीक है यार। Sir, done. डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बस ये लास्ट क्वेश्चन। सर फेस डिफरेंस डिग्रीज में आ सकते हैं? डिग्रीज में आएगा आंसर, लेकिन आपको पाई के टर्म्स में, आंसर पाई के टर्म्स में ही आएगा। अगर आप फॉर्मूले को देखो तो थोड़ा सही से लिख देता हूँ, λ/4, ये λ/3, पाई के टर्म्स में ही आएगा आंसर। तो भाई अगर आंसर्स वेरीफाई करो, ये आप कंप्लीट करोगे एज अ होमवर्क टाइप, कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो यार 2 पाई p की जगह λ/4, ऑलरेडी एक लैम्डा होना चाहिए नीचे, इज इक्वल्स टू डेल्टा 5। लैम्डा से लैम्डा कटा तो हमारे पास डेल्टा 5 आएगा, दैट इज पाई/2। वेरी गुड, काफी सबके आंसर मोस्टली आ गए हैं, वेरी गुड। सिमिलरली सेकंड पार्ट का आंसर निकालोगे तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा? वेरी गुड भैया, ये आ जाएगा आपके पास पाई/3, 2 पाई/3, सॉरी 2 पाई/3 मतलब Yes, sir. 120 डिग्री। सब लोग चेक करना, अगर किसी भी आंसर में कोई डाउट लग रहा है तो अभी पूछ लेना। और सिमिलरली लास्ट वाले का तो हम अभी कैलकुलेट ही Pi. कर चुके हैं, कितनी बार? Pi. पाई। Pi. वेरी गुड। तो यार अब सर एक बार फर्स्ट वाले का बता दो। फर्स्ट वाले का साइड में कैलकुलेट करके फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला देखो यही है ना, 2 पाई p/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा 5। बस p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इधर p की वैल्यू क्या है?
लैम्डा बाय 4, लैम्डा ऑलरेडी है एक, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 2। Pi by 2. Yes, sir. ओके सर। ध्यान रखो। तो यार आप चेक करो, शुरू से कोई डाउट तो नहीं है, कुछ डाउट है तो पूछो। No, sir. कोई डाउट नो नहीं है, सर। चलो बढ़िया।